हाय, कैसे हैं आप? पिछली वीडियो में हमने इकोनॉमी के सेशन को देख लिया था। फ्रेंड्स, आपको आइडिया तो होगा ही कि अभी हम यूपीएससी प्री पीवाईक्यू देख रहे हैं। 2024 वाले में हमने इकोनॉमी के सेशन को देख लिया है और आज पॉलिटी की बारी है। आइए बिना किसी समय को व्यर्थ किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। कह रहा है कि एज पर आर्टिकल 368 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया The Parliament may amend any provisions of Constitution by the way of। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू 368 पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट किसी भी प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकती है थ्रू विच मीन्स एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील। तो जी हाँ, पार्लियामेंट एडिशन के थ्रू, वेरिएशन के थ्रू या फिर रिपील के थ्रू भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकती है। तो इसका मतलब है कि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो स्टेटमेंट हो जाएंगे डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल इन द पार्लियामेंट। मनी बिल के बारे में पूछ रहा है स्टेटमेंट। आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीड्यूर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। तो हाँ, ये सीधा स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल से, जिसमें आर्टिकल 109 मेंशन करता है स्पेशल प्रोसीड्यूर ऑफ money bill, and there are 5 such special procedure of money bill, in which the one is a money bill shall not be introduced in the council of state, that is Rajya Sabha. Money bill can only be introduced in Lok Sabha, and this is one of the special procedure of money bill. So statement 1 is correct and statement 2 is also correct. What is statement 3? The Rajya Sabha can either approve the bill or suggest change but cannot reject it. Yes, Rajya Sabha can approve the bill, can suggest the change, but they cannot reject the bill. This statement is also correct. इसमें राज्य सभा की सहमति क्या होती है कि अगर ये हाँ बोले तो भी हाँ है, ना बोले तो भी हाँ है, कुछ ना बोले तो भी हाँ है। राज्यसभा की शक्ति काफ़ी लिमिटेड होती है विद रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। ऑप्शन 4 कह रहा है कि अमेंडमेंट टू अ मनी बिल suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha। जी नहीं, Rajya Sabha can suggest any amendment to money bill, but it is not legally bound on Lok Sabha. Then Rajya Sabha cannot legally enforce that suggestions in the Lok Sabha. And according to this statement is wrong. So option 1, 2 and 3 is correct. Option C is correct here. आइए क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। कह रहा है द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC was established by North Eastern Council Act 1971. Subsequent to the amendment of NEC Act in 2002, the council comprises which of the following members? So first of all, you have some idea regarding NEC, that is North Eastern Council. Friends, it's a statutory body established to facilitate balanced and coordinated economic and social development across the northern eastern state of India, है ना। तो पूछ रहा है कि इसके मेंबर्स कौन कौन हैं, कौन कौन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके मेंबर गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, हाँ गवर्नर भी होंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, जी हाँ चीफ मिनिस्टर भी इसके मेंबर होंगे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के। 3 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जी हाँ ये भी मेंबर होंगे। एंड द होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, होम मिनिस्ट्री जो होते हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ NEC। एंड इससे क्या पता चलता है कि ये मेंबर तो होंगे ही होंगे। इसके रिगार्डिंग हमारा स्टेटमेंट जो हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा वो 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 71। हाउ मैनी delimitation commission have been constituted by the government of India till December 2023? Friends, government of India set delimitation commission of parliamentary and assembly constituency in order to delimitation commission act। और इसमें होता क्या है ना कि
पॉपुलेशन के बेस पे कॉन्स्टिट्यूएंसी का विस्तार करना है, फैलाना है। तो ये अब तक हमारे भारत में 4 बार हो चुका है। पहला हुआ था 1953 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1972 में, और जो लेटेस्ट है वो 2002 का है। और अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो 2001 के सेंसस के बेसिस पे किया गया है, जो कि 2026 तक वैलिड है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 72 है, द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 amended the 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रेंड्स, पॉलिटी के क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर आप बेयर एक्ट को एक बार ठीक से देख लेना तो उसी से आपका 8 से 10 सवाल बन जाएंगे पॉलिटी के। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 71st अमेंडमेंट हुआ था, उसमें 8th शेड्यूल में कुछ लैंग्वेज को ऐड किया गया था, है ना। वो लैंग्वेज कौन कौन सी है आपको ये बताना है। तो आपको हम बता देते हैं सिंपल वे में कि ओरिजिनल अभी हमारे पास कितनी भाषा हैं, 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं। ओरिजिनल में 14 थे, बाकी के जो हैं वो अमेंडमेंट के थ्रू लाए गए हैं। तो जो पहला अमेंडमेंट हुआ था 21st अमेंडमेंट, ठीक है, 1967 का, उसके थ्रू सिंधी को लाया गया था। ये हमारा 15th लैंग्वेज बना था। फिर हमारा 71st अमेंडमेंट इसके रिगार्डिंग हुआ था, जिसके थ्रू कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इस तीनों को लाया गया था। और फिर जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ है रिगार्डिंग लैंग्वेज 8th शेड्यूल, वो हुआ है 92nd अमेंडमेंट। ठीक है, इसके रिगार्डिंग संथाली, बोडो, डोंगरी, इस तीनों को मैथिली वाज आल्सो इंक्लूडेड, इस 4 लैंग्वेज को 92nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। तो ये पूछ रहा है 71st अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन से लैंग्वेज को शामिल किया गया था 8th शेड्यूल में, तो वो है कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए, ये भी सीधा सीधा फैक्ट पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आपने बेयर एक्ट को ठीक से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है, नहीं देखा तो ये टफ हो सकता है। देखिए क्या कह रहा है। स्टेटमेंट 1 है, पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को देखा है तो आप इजीली गेस कर पाएंगे कि ये स्टेटमेंट सही है। पावर जो है म्यूनसिपैलिटीज़ का वो 243W में दिया गया है एंड दैट इज़ पार्ट 9A। स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सेकेंड है, इमरजेंसी प्रोविजन आर गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी प्रोविजन सही है। थर्ड स्टेटमेंट में है, प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें आर्टिकल 368 आते हैं, दैट इज गिवन इन पार्ट 368 और पार्ट 20। सो हियर वी कंक्लूड स्टेटमेंट डी, दैट इज 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको देखना है। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, इन दोनों में डिफरेंस होता है। जब हम बात इंटर स्टेट की करते हैं तो वो एक से दूसरे स्टेट की बात आ जाती है, 2 या 2 से अधिक स्टेट की बात आती है। जब इंट्रा स्टेट करते हैं तो एक ही स्टेट के अंदर की ट्रेड की बात आती है। तो जहाँ भी 2 स्टेट आ जाएंगे वहाँ पे मैटर सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का स्टेट के सब्जेक्ट, स्टेट का सब्जेक्ट नहीं रह जाएगा, वो यूनियन का सब्जेक्ट हो जाएगा। इस रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट गलत है। इंटर स्टेट माइग्रेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट, फिर से इंटर स्टेट एंड इट्स स्टेट सब्जेक्ट, नो। इंटर स्टेट क्वारंटीन इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर क्वारंटीन लिस्ट, जी हाँ, इट्स अ यूनियन सब्जेक्ट, ये सही है। क्वारंटीन से आप क्वारंटीन को आप कैसे समझ सकते हैं कि जो लॉकडाउन में लगा था क्वारंटीन, कि मोमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस वो यूनियन लगा सकती है,
ठीक है, ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है। कॉर्पोरेट टैक्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट, होए होए, कॉर्पोरेट सब्जेक्ट इज टैक्स इज ए यूनियन सब्जेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट सी इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। Question number 76. Under which of the following article of the Constitution of India, Supreme Court of India placed right to privacy? Right to privacy is right to life and personal liberty, that is included in Article 21. ये बेसिकली एक फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77, आइए इसको देखते हैं। What are the duties of CDS, Chief of Defence Staff, as Head of Department of Military Affairs? तो ये ऐसे तो हम नहीं जान पाएंगे बुक से पढ़ने के बाद। इसका एक रिपोर्ट आया था PIB में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, उसमें दिया गया था कि इसके क्या क्या ड्यूटीज़ होते हैं, है ना। फर्स्ट ड्यूटी है परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तो ये स्टेटमेंट सही है। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ, नो नो नो, इट डजंट एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड, अदरवाइज इट एक्ट एज अ मिलिट्री एडवाइज़र टू द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र टू डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन ऑल ट्राई सर्विस मैटर, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 and 3 इज करेक्ट। ये एक GS का क्वेश्चन बीच में है, देख ही लेते हैं। ऑपरेशन अंडर टेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज, इट टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड ऑपरेशन सद्भावना। ये आर्मी के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था लोकल पॉपुलेशन को अपलिफ्ट करने के लिए रिमोट एरियाज़ में, बॉर्डर वाले एरियाज़ में, ठीक है। फरवरी 2023 में इसको लाया गया था और इसे ऑपरेशन गुडविल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमेटी इन लोकसभा इज करेक्ट? इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमेटी, जी हाँ, स्टेटमेंट सही है। चूँकि स्पीकर GMC बाल योगी जो थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी 2000 में, और 2015 में इसे एक परमानेंट बॉडी की तरह मान लिया गया था। यानी कि इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमेटी, लेटर इट बिकेम परमानेंट कमेटी। स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओनली अ मेंबर ऑफ Lok Sabha कैन मेक कंप्लेन रिलेटेड टू द अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ Lok Sabha। इट कैन ऑल्सो be applicable for Rajya Sabha. So this statement is restricting Rajya Sabha, and hence we can conclude that this is wrong. This committee cannot take up any matter which is sub judice. What do you mean by sub judice? The subject which is under a judge. Then any subject which is under a judge, a committee cannot take up any matter. It's looking good, and it's a correct statement here. So option 1 and 3 is correct. क्वेश्चन नंबर 81 पे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये न्यूज में था, इससे क्वेश्चन आना तो कॉमन है। क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा, और स्टेटमेंट 2 कह रहा है दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 years आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। ये दोनों ही ऑप्शन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, या तो ये सही है या तो ये सही है। तो स्वाभाविक है ना कि अभी बना ही है, अभी इसको एक्ट में लाने में समय लगेगा। तो स्टेटमेंट 2 जो है कि 15 साल बाद हम इसे लीगली फोर्स करेंगे, ये सही है और ये गलत है। स्टेटमेंट 3 है कि देयर आर प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC वीमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। तो जी हाँ, इस प्रोविज़न को बरकरार रखा गया है कि शेड्यूल कास्ट की जो वीमेन है उनके लिए सीट रिजर्व रहेंगे। तो ऑप्शन 2 and 3 इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83। A writ of prohibition is an order issued by the Supreme Court or High Court to prohibition writ। आर्टिकल 32 में हम पढ़ते हैं देयर आर 5 writ and that are habeas corpus, quo warranto, mandamus, prohibition and certiorari। तो इसी में एक है writ of prohibition। ये इशू करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, किसके लिए? टू अ गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन। नो, द पार्लियामेंट
लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास अ लॉ ऑन प्रोहिबिशन, ये तो मैटर ही नहीं करता। द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस। प्रोहिबिट मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है। तो जो हायर कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट को उसके जुडिशियल कैपेसिटी के बियॉन्ड जाने से रोकती है, और यही है लॉ प्रोहिबिशन। इसमें लोकस स्टेंडाई की जरूरत होती है। स्टेटमेंट सी इज करेक्ट हियर। स्टेटमेंट डी देखिए, द गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम द फॉलोइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी। गवर्नमेंट का ही प्रोहिबिट करेगी, ऊपर में क्लियर लिख रखा है ना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रोहिबिट करती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, इट इज़ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। नो 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 नो, गवर्नर कैन नॉट डिक्लेयर एनी कम्युनिटी to ST. It is president who recognize and declare any community of that state as ST on the advice of governor. Okay, so governor is advisable person here, and president is the direct person who can recognize anyone. So this statement is wrong. A community declared as scheduled tribe in a state need not be so in another state. Yes, this statement is correct. Okay ना, कि a community declared as ST in a state, कोई भी community जिसे एक particular state में ST डिक्लेयर किया गया है, ज़रूरी नहीं है कि वो अनदर स्टेट में भी होंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ कूच करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विद रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाइल एनी रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इन अंडर कंसिडरेशन। देखिए, कोई भी प्रस्तावना जो है पारित हो चुका है कि स्पीकर को हटाने का, उस केस में क्या सब हो सकता है। ही सी सेल नॉट बी प्रेसाइड, सेल नॉट प्रेसाइड, तो हाँ, इनके खिलाफ ही, इनके रिमूवल के लिए ही रिजोल्यूशन पास किया गया है, तो ये प्रिसाइड कैसे कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ही शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक, भाई राइट टू स्पीक आप किससे छीन सकते हैं। इवन अ क्रिमिनल हैज राइट टू स्पीक, देन ही इज अ स्पीकर हिमसेल्फ। ही सी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। एक्चुअली in this case, when he is not acting as the speaker and a resolution has passed against him, only in this case speaker is entitled to vote in the first instance and not in the second instance, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ देखते हैं, ये मज़ेदार है। With reference to Indian Parliament, consider the following statement: a bill pending in Lok Sabha lapses on its dissolution. Yes. एक फॉर्मूला याद रखो, any bill or bill associated with Lok Sabha in any form will be dissolved when Lok Sabha will dissolve, and bill associated with Rajya Sabha will not dissolve because it's a permanent body. एंड लोकसभा का बिल इसलिए डिजॉल्व होता है क्योंकि लोकसभा एक टेम्परेरी बॉडी है, ये मैक्सिमम 5 साल के लिए बनती है। अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अ बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। देखो, अ बिल लोकसभा में पास हुआ है और राज्यसभा में पेंडिंग है, वो लैप्स हो जाएगा अगर लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है तो जी हाँ, सिंस इट्स इनिशिएटेड बाय लोकसभा, तो मैंने क्या कहा कि बिल अगर किसी भी तरीके से लोकसभा से एसोसिएटेड है तो वो बिल लैप्स हो जाएगी। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अ बिल इज रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज हर इंटेंशन टू समन द हाउस टू अ जॉइंट सिटिंग लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। नो, अगर प्रेसिडेंट कहे कि हम जो है सो इस बिल के रिगार्डिंग जॉइंट सिटिंग बैठाएंगे
और उस समय ही अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उस केस में क्या है ना कि बिल लैप्स नहीं होगा, वो बिल कंटिन्यू ही रहेगा। जब भी नई लोकसभा बनेगी तो प्रेसिडेंट दोनों सदन को एक साथ संबोधन करेंगे और जो भी उनको डिसीजन लेना होगा वो ले लेंगे, बट बिल इस केस में लैप्स नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट है। ध्यान रखना है कि बिल अगर एसोसिएट हो राज्यसभा से तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, एसोसिएट हो लोकसभा से तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। चलिए पॉलिटी की हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग ऑफ स्टेटमेंट। पार्लियामेंट के रिगार्डिंग है स्टेटमेंट, उसको देखते हैं। प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे पहले प्रेसिडेंट बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के तो कुछ कर नहीं सकते। खैर पहले हम आपको प्रोरोगेशन समझाते हैं। फ्रेंड्स, प्रोरोगेशन मीन्स टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन of the House by the order of President under constitutional provisions. Prorogation normally follows the adjournment of the sitting of the House sine die. The time lag between the adjournment of the House sine die and its prorogation is normally 4 to 5 days. It's done by the President after स्पीकर जब फॉर्मली एडजर्न कर देते हैं ना हाउस को साइन डाई के रूप में, उसके बाद जो फॉर्मल जो नोटिफिकेशन आता है वो प्रेसिडेंट के थ्रू आता है। कब? जब वो उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं तब। स्टेटमेंट है गलत, नॉट रिक्वायर्ड कह रहा है ना, तो रिक्वायर्ड होती है, जरूरत होती है। पॉइंट 2 क्या है कि प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न साइन डाई। यस, अभी तो मैंने बताया आपको। बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। जी हाँ, जो सेशन में है अगर ना तो उस टाइम प्रोरोगेशन ऑर्डर देने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यस, इट्स डन ऑन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसा नहीं है कि हर वक्त जब मन करेगा सो के उठी और प्रोरोगेट कर दी सेशन को, ऐसा थोड़े होता है। तो स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट एंड 1 इज इनकरेक्ट। सो यहाँ पे हमारा पॉलिटी का सेक्शन ख़त्म होता है। आगे हम ज्योग्राफी का सेशन लाएंगे 1 से 2 दिन के बीच। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए। धन्यवाद।